नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यहाँ पर अपन 2018 से 2020 तक जो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें पूछे गए साइंस के टॉप 500 प्रश्नोत्तर कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर सभी सवाल आपको बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। ये पार्ट फर्स्ट है, इसी टाइप के टोटल 10 पार्ट में आपका ये सभी 500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन टोटल 50 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है कि मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सभी सवाल हैं जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं 2018 से 20 तक, उसमें पूछे गए सवाल रहेंगे। तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसे कहा जाता है इजिथियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इजिथियोलॉजी कहा जाता है मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। यहाँ पर आप अन्य ऑप्शन भी देख सकते हो, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसका मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन है, इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके ओफियोलॉजी है। ओफियोलॉजी है जो सर्प है, तो सर्पों का अध्ययन है, स्नेक यानी सर्पों का अध्ययन कहा जाता है ओफियोलॉजी। एक ऑप्शन यहाँ पे डेंड्रोलॉजी भी है। तो डेंड्रोलॉजी का मतलब है झाड़ियों का अध्ययन है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज हैं, पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपकी मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपके इचिथियोलॉजी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक डिस्काउंट डील की, जो कि 40% का आपको ऑफ मिल रहा है अक्षय तृतीया पर। तो ये टेस्ट सीरीज है एसएससी 10+2 एग्जाम 2020 के लिए, जो 3 दिन का एग्जाम हुआ था, उसके बाद स्थगित एग्जाम कर दिया गया है। और 3 दिन के एग्जाम पर आधारित यहाँ पर जो पैटर्न रहा है, तो 49 ऑनलाइन फुल टेस्ट आपके रहने वाले हैं। तो आप डेली एक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है? तो धुरीना एप्लीकेशन भी आपको मिलेंगे, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो एप्लीकेशन और वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए अभी जो डिस्काउंट डील चल रही है उसके तहत। तो चलिए यहाँ पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। एंगस्ट्रम के मापन की इकाई है। तो एंगस्ट्रम है किसके मापन की इकाई है? तो ये लंबाई के मापन की इकाई है। बहुत बार पूछ लिया जाता है एक एंगस्ट्रम की क्या वैल्यू होती है मीटर में। तो एंगस्ट्रम है, ये एक मेट्रिक यूनिट है लेंथ की, और ये इक्वल होती है, जो एक एंगस्ट्रम है वो बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Fe2O3 नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा हेमेटाइट है। Fe2O3 इसे क्या कहा जाता है? Fe2O3 है, ये आपके आयरन 3 ऑक्साइड है, जिसे फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। Fe2O3 ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है, जो कि आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट Fe2O3। अब देखिए आयरन के अन्य भी जो अयस्क हैं, जो ऑप्शन में भी दिए गए हैं, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट है, मैग्नेटाइट है, तो इनके फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिमोनाइट की बात करूँ तो Fe2O3 3H2O, 2Fe2O3 डॉट 3H2O ये लिमोनाइट का है। मैग्नेटाइट का यहाँ पर Fe3O4 है। Fe3O4 कैसे हुआ? तो ये कुछ इस टाइप से बना है, Fe3O4 है, जिसमें आपके FeO जो कि फेरस ऑक्साइड है, और इसके साथ है Fe2O3। तो यहाँ पर 3 Fe हो गए, तो Fe3 और O4 हो गया। तो इसे अपन बोल सकते हैं ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, तो इसे फेरस फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड भी कहा जाता है। और ये है आपके Fe3O4 मैग्नेटाइट है। फिर सीडेराइट की बात करें तो FeCO3 है, ये भी आपके लोहे का आयरन का अयस्क है। आयरन पाइराइट FeS2 है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग है वो सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2 है, इसका उपयोग होता है फलों को पकाने में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी 5। नित्तल जीव समूह बेंथोज नामक जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो नित्तल जीव समूह जो बेंथोज हैं, ये पाए जाते हैं समुद्र तल पर पाए जाते हैं। नित्तल जीव समूह समुद्र तल पर। अगला सवाल, रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? तो रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो पाई जाने वाली कणिकाएं हैं वो हैं एरिथ्रोसाइट। अब देखिए कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट का जो अन्य नाम है उनको पता, भाई सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिका आरबीसी है, लेकिन जो आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एरिथ्रोसाइट है, ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का नाम है।
और जो अन्य जो ऑप्शन इसमें लिम्फोसाइट भी हैं, तो यहाँ पर आरबीसी का नाम तो मैंने कह दिया एरिथ्रोसाइट है, तो डब्ल्यूबीसी का क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ल्यूकोसाइट। इसमें ऑप्शन एक लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट एक प्रतिरक्षा प्रणाली में सफेद रक्त कोशिका यानी जो डब्ल्यूबीसी के उप प्रकारों में से एक है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर बढ़ाती है अपनी। डब्ल्यूसी है जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसी है, इनकी औसत आयु कितनी होती है, तो औसत आयु की बात करें तो 120 दिन का इनका टाइम पीरियड होता है। और जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ये भी सवाल पूछा गया है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, औसत आयु 120 दिन की होती है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के जीवन काल है वो आपके लाइफ स्पैन 2 से 5 दिन तक का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इनकी संख्या से भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो आरबीसी की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, तो पुरुष में आरबीसी है वो 50 से 55 लाख प्रति घन सेमी, और महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन सेमी होती है। और रक्त में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 10,000 प्रति घन सेमी होती है। एक सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि जो आरबीसी में आपको पता है न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, लेकिन किस जानवर के आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में हार्मोन्स और उनके कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से युग्मित नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी जो आपकी पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अन्य जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है रेलवे और एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। पेमेंट के बाद आपको व्हाट्सएप करना है 83 069 32 416। तो यहाँ पर हार्मोन की बात कर रहे हैं, कौन सा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये दुग्ध पान के दौरान दुग्ध स्राव करता है। तो ये दुग्ध स्राव के लिए दुग्ध पान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम आता है। एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे करो या मरो हार्मोन कहा जाता है, ये आपातकालीन स्थिति में जो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है, तुरंत निर्णय है, इसी हार्मोन के कारण ये सब आपका त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करते हैं, जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। तो ये करो या फिर मरो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन है, तो ये हृदय निर्गम में वृद्धि करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो गर्भावस्था में सहायता करना है, तो ये सभी तीनों ही सही सुमेलित है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन प्रोलैक्टिन दे रखा है कि महिला यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है, ऐसा नहीं है। तो प्रोलैक्टिन का क्या कार्य है, तो प्रोलैक्टिन है ये हार्मोन महिलाओं में गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्रावण का प्रेरक है ये हार्मोन, न कि महिला यौन व्यवहार को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपके विकल्प है सही ढंग से सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर भारी जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारी जल जो कि इसका फॉर्मूला है वो D2O होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप जो समस्थानिक हैं उसमें आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। प्रोटियम है यानी समस्थानिक, आपके स्थान परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग, ये प्रोटियम है। 1H2, ये देखिए परमाणु भार A2 हो गया, अलग अलग है। 1H3 ट्रिटियम का है। तो इसमें आपकी ड्यूटेरियम की बात हो रही है, तो जो परमाणु ये क्रमांक 1 है सभी का समान, लेकिन परमाणु भार A बराबर 2 है ना, वो आपकी हो जाएगा ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो भारी जल है इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जो D2O है, जिसका अणुभार कितना होता है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का 16 होता है। D2 की बात करें तो यहाँ पर 1H2 है तो 2, और 1 D का 2 हो जाएगा, 2 का 4, 4 + 16, ये एग्जाम से पूछा हुआ है, तो 20 इसका अणुभार हो जाएगा। और ये पीने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, बिल्कुल ये सुरक्षित नहीं है पीने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन आपकी सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ये पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको सही नहीं का पूछा तो यही हो जाएगा सही। रेडियोधर्मी पदार्थ बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपके सही दे रखा है। इसका प्रयोग न्यूट्रॉनों के मध्यस्थ के रूप में किया जाता है। अब देखिए मैं D2O की बात करूं तो अणुभार 20 होता है, और इसमें साधारण जल 0.015% होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, ये A बराबर 2 ड्यूटेरियम में। और D2O में यहाँ पर मैं बात करूँ तो पीने योग्य, यदि आप स्मॉल डोज बहुत कम D2O लेते हो यानी 5 टेबल स्पून के
लगभग इतना यदि आप D2O का सेवन करते हो तो वो आपका सेफ रहेगा। तो अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जानी जाती हैं? तो कौन सी खरपतवार है जो कि सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगी पार्थेनियम। इस खरपतवार का नाम पार्थेनियम है, इसे गाजर घास कहा जाता है। पार्थेनियम जो फूलने वाले पौधे का वंश है, ये फूलने वाले पौधे का जीनस है और ये आस्टेरेसी कुल जो एस्टेरियसिया में कुल है, फैमिली है, उसमें आता है आस्टेरेसी कुल में। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां गाजर घास हो गई जो यहाँ पर पूछा गया है, पार्थेनियम की प्रजाति है। इसके अलावा पी आर्गेंटेटम है और पी हिस्टेरोफोरस है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में विटामिन की कमी से जीरोफथलेमिया यानी शुष्क नेत्र प्रदाह रोग हो सकता है। तो किस विटामिन की कमी से जीरोफथलेमिया रोग होता है? एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विटामिन ए की कमी से जीरोफथलेमिया रोग और रेटिनॉल, ये विटामिन ए की कमी से आपके हो जाता है रतौंधी रोग और जीरोफथलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपके बेरी और एनीमिया रोग हो जाता है, स्पेशल B12 की कमी से एनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। डी की कमी से रिकेटस हो जाता है या फिर ऑटोमेलेशिया, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम हो जाना। के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमाना। तो ये सभी विटामिन के कारण होने वाले रोग आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 11 है, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है? तो मानव जो पाचन तंत्र है, यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम रहता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन एमाइलेज का भी है, तो सवाल पूछा भी गया है लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में एंजाइम होता है एमाइलेज या फिर जो टाइलिन है, ये आपके लार में एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंद्रधनुष का निर्माण पानी की प्रलंबित सूक्ष्म बूंदों के द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 12, किस घटना के कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है? तो विभिन्न घटनाओं का ये संयोजन है, इसमें ये अवशोषण की घटना नहीं है। बाकी यहाँ पर कौन सी घटनाएं हैं? और यहाँ पर घटनाएं आपकी अपवर्तन हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, इसमें वर्ण विक्षेपण है, ये सभी इनके कॉम्बाइनेशन से बनता है। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष, ये सभी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करूँ तो जहाँ पर एक ही इंद्रधनुष बनता है, तो इसमें कैसे बनता है? तो जो जल की बूंद है उसकी दो सतह होती हैं। तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन होता है, एक बार तो जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगी तो अपवर्तन हो जाएगा और सेकेंड टाइम अपवर्तन कब होगा? वापस यहाँ से बाहर निकलेगी, तो दो बार यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कह सकते हो यहाँ पर दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, तो बाहर की ओर है, सबसे ऊपर आपका लाल रंग रहेगा और बैंगनी रंग अंदर की ओर है। बैंगनी रंग यहाँ पर अंदर की ओर रहता है। जो विबज्योर है, वायलट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, तो VI ब्लू, तो ये आपके कलर रहते हैं जो इंद्रधनुष में। इसमें जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, ये बाहर की ओर कलर कौन सा रहता है? तो लाल रहता है। एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर रहता है। एंगल से सवाल पूछा गया है, एंगल का अंतर कितना है बैंगनी और जब इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट का तथा बाहर वाली जो लाल किरण है आंख पर 42 डिग्री 8 मिनट का जो एंगल बनाती है, तो 2 डिग्री का यहाँ पर अंतर रहता है। जो सेकेंडरी इंद्रधनुष है, तो इसमें आपको दो इंद्रधनुष दिखाई देंगे जो कि विपरीत कलर के होंगे। तो सेकेंडरी जो ऊपर यहाँ पर बनता है, जो कि काफी लाइट दिखता है आपको, तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन हो जाए, जब सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर एंटर करती हैं, तो एक बार यहाँ से अपवर्तन हो जाएगा और दो बार अपवर्तन दोनों में ही होता है। यहाँ पर इस टाइप से होता है, तो दो बार अपवर्तन, दो बार परावर्तन। परावर्तन यहाँ पर दो बार हो रहा है, मेन चीज ये है द्वितीयक इंद्रधनुष में। और इससे बाहर की ओर, और यहाँ पर क्या था? प्राथमिक में बाहर की ओर लाल था और इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग है तथा अंदर की ओर लाल रंग है, दोनों में उल्टा है। और किरण जो आंख पर एंगल बनाती है, तो बाहर वाली 54 डिग्री 52 मिनट का, अंदर वाली 50 डिग्री 8 मिनट का। तो ये एंगल आपको ध्यान में रखता है, कौन सा कोण कहाँ बनता है, और प्लस आपको अंदर की ओर प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा है, बाहर की ओर कौन सा कलर रहता है,
और कितनी घटनाएं हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव जो ब्लड है, रक्त का पीएच होता है 7.4, ये वैल्यू होती है। अन्य जो इम्पोर्टेंट पीएच जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, मूत्र के पीएच से सवाल पूछा जाता है। तो मूत्र प्राय ये अम्लीय होता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि इसका जो औसत मान है ये 6 होता है। पीएच 7 से कम अम्लीय है, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 उदासीन है। और पीएच तो औसत मान हो गया, लेकिन कहाँ पर वेरी करता है, 4.5 से लेकर 8 तक हो सकता है मूत्र के पीएच यूरिन का। सिरका जो विनेगर है, इसकी पीएच वैल्यू 2.9 होती है। लेमन जूस जो नींबू का जूस है, उसकी 2.4। सामान्य वर्षा होती है, उसकी पीएच 5.6 से लेकर 6 तक होती है। अम्लीय वर्षा की 2 से 5.6 तक होती है। और जो समुद्र का पानी है, उसकी 7.5 से 8.4, यानी ये क्षारीय होता है। जो शराब है, वाइन्स है, इनकी पीएच 2.8 से 3.8 तक वेरी करती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नाभिक की परमाणु भट्टी, जो परमाणु नाभिक के रिएक्टर है, उसमें शीतलक के रूप में नहीं किया जाता? आपको पूछा है कौन सा पदार्थ जिसका उपयोग जो परमाणु भट्टी उसमें शीतलक के रूप में नहीं होता है। तो शीतलक के रूप में ग्रेफाइट का नहीं होता, बाकी तरल सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड भारी जल में होता है। तो नाभिक की भट्टी का क्या काम होता है? तो नाभिक की रिएक्टर जो परमाणु भट्टी है, इसमें नाभिक के विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसमें नाभिक के विखंडन के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सवाल में आपके पूछा गया था शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है। तो शीतलक होता क्या है? जो कूलेंट होता है, जो नाभिक के विखंडन होता है। तो विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस ऊष्मा को शीतलक के द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर वायु, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं और इस ऊष्मा को भाप बनाने में काम लिया जाता है, जो कि टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। उसी भाप से जो ऊष्मा निकलती है यहाँ पर शीतलक के द्वारा, तो इसको रिएक्टर में जो हटाया जाता है शीतलक का द्वारा, तो उसमें प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड है, भारी जल है, तरल सोडियम है, ग्रेफाइट नहीं होती है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पर होता है? तो नाभिक के रिएक्टर में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मंदक होता है, मॉडरेटर होता है, वहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य मंदक का है, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना, मंद कर देना। जहाँ पर भारी जल D2O का होता है, प्लस ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। और यहाँ पर भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। और ये सवाल भी पूछा गया है, नाभिक की जो परमाणु भट्टी है, नाभिक के रिएक्टर में कौन से इंजन, कौन से एलिमेंट का इंजन यहाँ पर फ्यूल रहता है? तो ये रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। यही वो पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। तो इस कार्य के लिए यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद में रखना है, किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 और 200 प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक नियंत्रक कंट्रोलर भी है, जिसमें कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। कैडमियम की छड़ जो कि रिएक्टर में विखंडन की गति पर कंट्रोल करता है। और संसार का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो सन 1942 में फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, जहाँ पर इंजन है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य किया था। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कोले कैल्सीफेरॉल है। इसमें एक और विटामिन D2 भी होता है, तो D2 है आर्गो कैल्सीफेरॉल है। D3 है, ये आपकी एनिमल से प्राप्त किया जाता है, जो सोर्स है इसका स्पेशल। और D2 रहता है जो कि प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो D2 है आर्गो कैल्सीफेरॉल है, D3 है कोले कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर अन्य जो विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम की बात करें, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो B1 में आपके थाइमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 आपके नायसिन है, B5 है पेंटोथेनिक एसिड है, B6 आपकी पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है, B9 फोलिक एसिड है और B12 की बात करें तो साइनोकोबालमिन इसका केमिकल नाम हो जाएगा। विटामिन सी आपके एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी यहाँ पर 2 हो गए, ये तो आपकी कोले कैल्सीफेरॉल है D3 और एर्गो कैल्सीफेरॉल है D2। विटामिन ई आपके टोकोफेरॉल हो जाएगा और विटामिन के यहाँ पर फोलिक्विनाइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 16,
सवाल है, वु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी खोज किसने की है? तो एच आर हर्ट्ज ने सबसे पहले सन 1887 में एच हर्ट्ज ने ये प्रयोग किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। और इसमें होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे हो गया या फिर जो दृश्य प्रकाश रहता है, तो जब कोई पदार्थ यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करता है अवशोषित करता है, उसके बाद उसी पदार्थ से जो धातु वगैरह है वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो घटना है इसे प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी को गलत रूप से मिलाया गया है? तो इसमें एंजियोस्पर्म है, ये अपुष्पी पौधे नहीं होते हैं, तो ये गलत रूप से सुमेलित हैं। बाकी मेगा स्पिरोगिनम ये नाभिक हैं। लोअर ब्रायोफाइटा मशरूम हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म है, अनावर्त बीजी होते हैं। तो एंजियोस्पर्म होता क्या है? तो एंजियोस्पर्म की बात करूं तो ये आपके इसमें अपुष्पी पौधे दे रखे हैं, जबकि ये होते हैं सपुष्पक होते हैं, न कि अपुष्पी होते हैं, यानी समवर्त बीजी होते हैं, आवर्त बीजी होते हैं एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी का मतलब है जो इसमें पौधे रहते हैं इस उपवर्ग में एंजियोस्पर्म में, उनके सभी सदस्यों में जो पुष्प लगते हैं जिनसे बीज फल के अंदर ढकी हुई अवस्था में बनते हैं, जो बीज रहेंगे वो फल के अंदर रहेंगे ढकी हुई अवस्था में। और मैं यहाँ पर इसके विपरीत बात करूँ, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी कहा जाता है, जिसमें नग्न बीज रहते हैं, यानी ऐसे पौधे या वृक्षों को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है जिनके बीज है ये फूलों में पनपने या फिर फलों में बंद होने की बजाय फलों के अंदर बंद नहीं रहते, बल्कि ये खुली अवस्था में है, शंकुओं में, टहनियों में, छोटी टहनियों या फिर शंकुओं में खुली अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म के जो अनावर्त बीजी के उदाहरण है उसमें आपके पाइनस है, चीड़ है, तालिस पत्र यू हो जाएगा, पर्सनल जो स्प्रूस है, सनोबर है, देवदार सीडर है, साइकस, ये सभी इनकी श्रेणी में आते हैं। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रस यानी जो हार्मोन्स है वो स्टेरॉइड नहीं है? कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्टेरॉइड नहीं है? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉइड है, वेसोप्रेसिन ये स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड क्या होता है? जो शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला रासायनिक पदार्थ है वो आपके स्टेरॉइड हैं। स्टेरॉइड अनेक प्रकार के होते हैं, इन्हें रोगों के उपचार के लिए और खिलाड़ी द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये वाला स्टेरॉइड वैसोप्रेसिन नहीं है, बाकी तीनों है। तो वैसोप्रेसिन है क्या? वैसोप्रेसिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से निकलता है। इसकी जो प्रकृति रहती है, प्रॉपर्टी, वो एंटी डायूरेटिक होती है। एंटी डायूरेटिक का मतलब है ये मूत्र की मात्रा को कम करने की प्रॉपर्टी होती है वैसोप्रेसिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो ये वाला जो हार्मोन है आपके आंतरिक रस है ये स्टेरॉइड नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? जो यहाँ पर टोटल में एमिनो अम्लों की बात करूँ तो वैसे तो 22 होते हैं, लेकिन जो मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तो वो है 20 मानक एमिनो एसिड होते हैं। तो कौन सा एमिनो अम्ल है वो शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते? तो टोटल 9 एमिनो एसिड हैं, ये शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन में वैलिन है जिसको संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो 9 में कौन से आ जाते हैं जिन्हें संश्लेषित नहीं कर सकते शरीर में? तो इसमें फेनिल एलनिन है, वैलिन है जो ऑप्शन में था, थ्रेओनिन है, मेथियोनिन है, ल्यूसिन है, आइसोलेसिन है, लाइसिन है, हिस्टिडाइन है। ये 9 एमिनो एसिड है जो अपन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, पहले प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, जिसकी खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी है। और यहाँ पर जो एक ऑप्शन है एडवर्ड जेनर का, जहाँ से सवाल पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में इसको लाया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, प्रेनिशियस एनीमिया जो यहाँ पर घातक है एनीमिया रोग है, वो बीमारी किस कमी से होती है? इसका क्या कारण है एनीमिया रोग का? तो इसका कारण है विटामिन B12 की कमी से ये रक्तलापता या फिर एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, केवोलिनाइट इनमें से किसका अयस्क है? तो केवोलिनाइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, Al2
OH का यहाँ पर 4 है Si2O5, ये है केवोलिनाइट। इसमें आप देख सकते हो ये एल्यूमिनियम, यानी ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी है सही ढंग से मिलाई गई है? तो Si जो सिलिकॉन यहाँ पर धातु दे रखा है, आपको पता है सिलिकॉन मेटेलॉइड है, उपधातु न कि धातु है, यानी इसमें दोनों प्रॉपर्टी रहती है, तो ये सिर्फ धातु नहीं है। और एल्यूमिनियम है, ये मेटेलॉइड नहीं है, आपके एल्यूमिनियम धातु है। लिथियम आपकी गैर धातु दे रखा है, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, ये क्षारीय धातु है न कि गैर धातु है, नॉन मेटल नहीं, ये धातु है। पीटी यहाँ पर आपके उत्प्रेरक दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, पीटी उत्प्रेरक है। जो पीटी यानी प्लेटिनम है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में करता है। बाकी यहाँ पर मेटलॉइड की मैं बात करूँ तो टोटल 6 उपधातु हैं। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों प्रॉपर्टी रहती है, वो मेटलॉइड हो जाएगी। 6 कौन सी हैं? भोलेसिव ऐसी तेरी आरती यानी बोरान सिलिकॉन, जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी और टेल्यूरियम है। लिथियम जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 3 है, ये आपके एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है। एल्यूमिनियम भी मेटल है। और जो प्लेटिनम है ये आपका कैटलिस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर जो प्रतिघातक है ये में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है? नाभिकीय जो भट्टी है, परमाणु भट्टी नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें न्यूट्रॉन अवशोषण पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है, वो है कैडमियम, हाफनियम और बोरॉन। लोहे का प्रयोग नहीं होता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सीडेराइट इनमें से किसका अयस्क है? तो सीडेराइट है ये आपके आयरन का, लोहे का अयस्क है। मैं ऊपर आपको बता भी चुका हूँ, आयरन 2 कार्बोनेट है, FeCO3 ये इसका फॉर्मूला है, FeCO3 ये सेडेराइट है, लोहे का अयस्क हो जाएगा, आयरन का अयस्क है। क्या अगला सवाल यहाँ पर पाइनस का पेड़ किसका उदाहरण है? ऊपर बता भी चुका हूँ, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म यानी आपके नग्न बीज, अनावर्त बीज, जो विवर्त बीज होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। मतलब जो बीज रहते हैं वो फूलों में नहीं पनपते हैं, फलों में बंद न होकर ये छोटी टहनी या फिर शंकुओं में नग्न खुली अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनस हो गया। और जैसे चीड़ या फिर तालिस पत्थर है, पर्सनल है, सनोबार है, देवदार, साइकस, ये सभी इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो पाइनस भी जिम्नोस्पर्म का एक उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर मानव रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो वेन रहती है उसकी तुलना में जो आर्टरी है, क्योंकि आर्टरी धमनी अंदर की ओर रहती है तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो गई, यानी रक्तचाप अत्यधिक होता है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि धमनियाँ हैं, धमनिया में वे वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। तो विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को धमनी नहीं लाती है, ये काम तो शिरा का रहता है, वेन का रहता है। आर्टरी क्या करती है कि जो रक्त है शुद्ध रक्त लेके जाती है हृदय से और विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। तो शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है। और जबकि जो शिराएं रहती है, वेन है, ये शरीर के विभिन्न अंग है, वहाँ से वापस हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसको लेके आती है। तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, जो कि शिरा का कार्य है न कि धमनी का है। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर संकुचन होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उस दौरान यहाँ पर धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। और जो रिलैक्सन होता है यानी डायस्टोल होता है, उसके दौरान धमनी में जो दाब रहता है वो डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। यानी यहाँ पर संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय से ब्लड को छोड़ा जाता है, मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय से ब्लड है वो अन्य अंगों तक जाता है, तो उस केस में जो संकुचन होता है वहाँ पर जो धमनी पर दाब लगता है वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है। और ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये 120 से 80 के बीच में रहता है, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव है। और यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन वैन का है जो मैं बता दिया है, धमनी का क्या कार्य है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर एक आपकी अपवाद है कि एकमात्र जो पल्मोनरी शिरा है, शिरा मैंने बताया अशुद्ध रक्त, लेकिन जो पल्मोनरी शिरा है इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वो कैसे? तो जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं, फेफड़ों से रक्त को यहाँ पर बाएं आलिंद तक लेके आती हैं, फिर यहाँ पर जो हृदय से रक्त आगे अंगों तक जाता है तो वो शुद्ध रक्त है। और जो पल्मोनरी धमनी है, जैसे धमनी में मैंने बताया धमनी में अशुद्ध रक्त, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है उसमें यहाँ पर धमनी में तो शुद्ध रक्त है, पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, क्योंकि ये धमनी रक्त को दायां निले है वहाँ से वो फेफड़ों तक लेके जाती हैं।
तो दाएं नीले से फेफड़ों में वो अशुद्ध रक्त है, तो पल्मोनरी ध्वनि में अशुद्ध रक्त है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर चांदी नहीं होती है, तो होता क्या है, तो इसमें निक्कू जी निकल कॉपर जिंक होता है भाई। जर्मन सिल्वर में 60% के आपके कॉपर है, 20% निकल है और 20% ही जिंक रहता है। इसे निकल चांदी भी कहा जाता है क्योंकि ये चांदी जैसा दिखता है किंतु इसमें चांदी नहीं होता है। इसके नाम में जर्मन इसलिए आया है जर्मन सिल्वर, मतलब ये जो 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातु कर्मियों ने किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत शक्ति मापने की इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्युत शक्ति मापने की यूनिट है, उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो विद्युत शक्ति मापने के लिए जो प्रयुक्त एसआई इकाई है वहाँ वो आपकी वॉट हो जाएगी। तो ये वाला तो सही है, आपको पता है शक्ति की इकाई वॉट होती है और 1 वॉट 1 वोल्ट के दबाव में 1 एम्पीयर के बराबर विद्युत शक्ति की इकाई है। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दूं, P बराबर होता है V गुणा I। तो ये दे रखा है 1 वॉट, यानी P में आपको 1 वॉट लेना है बराबर V। तो वोल्ट कितना दे रखा है, 1 वोल्ट 1 वॉट 1 वोल्ट, तो V में भी 1 हो जाएगा के दबाव में 1 एम्पीयर के बराबर विद्युत धारा की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये आई है, ये आई कितनी आएगी, तो आई बराबर 1/1 यानी 1 ही आएगी ना, 1 एम्पीयर के बराबर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विद्युत ऊर्जा की इकाई वॉट घंटा है, ये भी सही है। विद्युत जो ऊर्जा है तो ये वैसे विद्युत ऊर्जा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ VIT। तो VI तो P जो कि वॉट हो जाएगा, T घंटा, तो वॉट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा में 10,000 वॉट होते हैं, नहीं होते भाई, किलो का मतलब ही 1000 है, तो 1000 वॉट हो जाएंगे, 10,000 कैसे होंगे। तो 1 किलोवाट घंटा में आपके 1000 वॉट होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होते हैं और कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट जैसे कहते हैं ना बिजली की खपत है, तो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा। और जूल कितना होता है, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये भी आपको याद में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है। जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो ये जो घटना, ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका कारण है। ये कैसे होता है, तो धरती पर स्थित जो सागर महासागर है उसके जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना, जल स्तर ऊपर उठना तो ज्वार कहलाता है, और फिर सामान्य स्तर से जल स्तर का नीचे गिरना ये भाटा कहलाता है। और ज्वार भाटा कारण क्या है, जैसे कि आपको पता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इसी प्रकार आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आती है, चंद्रमा निकट आती है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है, क्योंकि चंद्रमा खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन समुद्र का जल है वहां पर प्रभाव पड़ जाता है और हलचल पैदा हो जाती है, उसी कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे से रिलेटेड जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो है कि 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है, तो 2 बार ज्वार आता है। लेकिन ये 2 बार का मतलब ऐसे नहीं 12 घंटे में आ गया, 12 घंटे के बाद नहीं है, लेकिन हर 12 घंटे के बाद ये नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। और मैं बात करूं ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है, सवाल पूछा गया एग्जाम्स में, ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है, तो 6 घंटे 13 मिनट बाद यहाँ पर ज्वार के बाद भाटा आता है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी का ये कथन है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है। किस भौतिक विज्ञानी का ये कथ्य है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है, तो डेविड ग्रॉस का ये स्टेटमेंट है। भौतिकी हमेशा एक जुआ है, डेविड ग्रॉस का है, जो कि इन्हें 2004 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कौन सी जोड़ी गलत रूप से मिलाई गई है, तो इसमें देखिए आप कि जेबीएस हल्दाने जीवन की उत्पत्ति है, सही सुमेलित है। चार्ल्स डार्विन है मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका। ग्रेगर मेडल जेनेटिक्स के जनक हैं। लेकिन यहाँ पर 4 नंबर वाला ऑप्शन है नहीं, सही सुमेलित नहीं है, जोड़ी गलत रूप से मिलाई गई है। मैक्सवेल की जीवन की एक मूल इकाई के रूप में डीएनए ये इन्होंने नहीं बताया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो कन्वर्जन इनटू लाइट प्रकाश है, जो मानव नेत्र का कौन सा भाग जिम्मेदार है जो प्रकाश को विद्युत आवेग में
रूपांतरित करता है तो ये रेटिना हो जाएगा, जो कि आँख के पिछले पर्दे को दृष्टिपटल या फिर इसे रेटिना कहा जाता है। आँख के पीछे होता है ये पिछले पर्दे को। और जो रेटिना ही है ये आपकी प्रकाश है ना उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं। तो आँख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से इस दृष्टिपटल जो रेटिना पर सामने का दृश्य प्रकाश रूप में उतारती हैं। और ये जो पटल है लगभग एक फिल्म कैमरा की भांति उसे रासायनिक या विद्युत अभिक्रियाओं की एक श्रेणी के द्वारा तंत्रिका को भेज देती हैं। और ये मस्तिष्क की दृष्टि केंद्रों को दृष्टि तंत्रिका के द्वारा भेजा जाता है। तो प्रकाश को ये विद्युत अभिक्रियाओं के द्वारा आगे भेजी जाती है, तो ये काम रेटिना का रहता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर साइट जो एसआईटी है, ये भारत में 1 वर्ष लंबी उपग्रह आधारित शिक्षा प्रणाली है। इस एसआईटी जो साइट है इसमें ई से क्या तात्पर्य है, तो ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। एसआईटी की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। और ये मैं साइट की बात करूँ तो ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया था 1975 में। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 35। विद्युत संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो पवन विद्युत संयंत्र ऐसा संयंत्र है, ये एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो गैर पारंपरिक यानी जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में जो कभी क्षय नहीं होंगे। तो असीमित मात्रा में कौन से स्रोत है, लुप्त नहीं होंगे जो, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास है। ये आपके सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिसमें पवन भी आ जाएगा आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। हाथी के संदर्भ में प्रोबोस्किस उसका क्या है। हाथी के संदर्भ में जो प्रोबोस्किस है ये सूंड है, उसका क्या है, ये सूंड है। नेक्स्ट यहाँ पर नासा की भाषा में ईवीए क्या है, तो नासा की भाषा में ईवीए जो स्पेस वॉक है, ईवीए की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। जो अंतरिक्ष यान के बाहर अंतरिक्ष यान रहता है उसके बाहर एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि, जो अंतरिक्ष यान के बाहर अंतरिक्ष यात्री गतिविधि करता है, जो स्पेस में वॉक करता है। ये शब्द आमतौर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, इसके बाहर यदि चला जाता है अंतरिक्ष यात्री, स्पेस वॉक्स कहलाता है, वो आपकी ईवी हो जाएगा नासा की भाषा में। और जो प्रथम बार ये अंतरिक्ष जो स्पेस वॉक परफॉर्म किया था वो ह्यूमन कौन है, तो प्रथम ह्यूमन जो है वो एलेक्सी लियोनेव है। इन्होंने प्रथम बार स्पेस वॉक परफॉर्म किया था। यहाँ पर नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंधित है जिनकी परमाणु संख्या 109 है, तो 109 परमाणु संख्या है। मेइटनेरियम तत्व के रासायनिक चिन्ह इसका Mt है। तो लीज मेटनर वो महिला वैज्ञानिक है जो उस तत्व यानी मेइटनेरियम परमाणु संख्या 109 से संबंधित है। ये कैसे हैं, तो सितंबर 1992 में जीएसआई टीम ने ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी लीज मेटनर हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिनियम Pa91 नंबर जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है उसकी सह खोज करता है, तो उनके सम्मान में यहाँ पर जो Mt यानी मेइटनेरियम तत्व है ये नाम सुझाया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है। किस देश ने आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी शुभारंभ किया है, तो विश्व का पहला जो फ्लोटिंग नाभिकीय रिएक्टर है वो आपके कौन से देश ने ये आर्कटिक में शुभारंभ किया था। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये रसिया ने इसका शुभारंभ किया था। आर्कटिक में प्रथम पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु जो भट्टी है उसको, और ये 19 दिसंबर 2019 से सर्विस में है। निम्नलिखित में से 1 पास्कल किसके इक्वल है। पास्कल है दोस्तों दाब की इकाई। दाब क्या है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर बल की यूनिट आपको पता है न्यूटन है, और क्षेत्रफल की बात करूँ तो वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी 1 पास्कल। दाब की यूनिट पास्कल भी है, तो 1 पास्कल है ये 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब एक अदिश राशि है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग में सही है,
तो मरकरी का जो अयस्क युग्म है वो शनिवार जो कि सही है। बाकी लेड, हेमेटाइट है, यूरेनियम बॉक्साइट, सोडियम गैलेना ये सभी आपके सही सम्मिलित नहीं है। मरकरी का जो आपके सही दे रखा है Hg मरकरी है, तो HgS इसका अयस्क शनिवार हो जाएगा। बाकी मैं लेड की बात करूं जो कि यहाँ पर एक आपके ऑप्शन में दे रखा है, लेड है ये हेमेटाइट, हेमेटाइट लेड का अयस्क हेमेटाइट बता रखा है। लेकिन जो लेड का अयस्क होता है सीसा का वो गैलेना होता है, जो PbS उसका फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ऊपर गलत दे रखा है Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा का अयस्क मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखा है ये हेमेटाइट है ना, ये लोहा का अयस्क है, न कि इसका है लेड का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का है। यूरेनियम का अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कार्नेसाइट है और पिंच ब्लेड है, पिंच ब्लेड U3O8 है। सोडियम का अयस्क है चिल्ली साल्टपेटर NaNO3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, अक्रिय गैस क्या होती हैं? जो अक्रिय गैस नोबल गैसेज हैं, जो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या आपके 18, तो इसमें ये किसी से क्रिय, अक्रिय मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, तो एक परमाणु को रहेगी, यानी जो बाहरी कोश इसका भरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। और जो 6 नेचुरली अक्रिय नोबल गैसेज है वो कौन सी हैं? उसमें आपके हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और एक रेडियो एक्टिव जो रेडॉन है, ये 6 हो जाएगी आपकी। 44 है कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है? जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया है तो किस धातु का प्रयोग होता है इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए? इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। जो गैल्वेनीकरण की क्रिया है उसमें जंग से बचाने के लिए वहाँ पर जो जिंक धातु है उसका लेपन कर दिया जाता है, सुरक्षा आवरण बना दिया जाता है। जो रस्ट होता है, यहाँ पर मैं बात करूँ ये जंग से बचने के लिए, तो रस्ट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा हुआ है तो Fe2O3 हो जाएगा। और ये जो रस्ट है जंग कैसे बनता है, तो ये जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और जो नम हवा के साथ में हो, उस केस में कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है। 4Fe+3O2, ये 2Fe2O3 का निर्माण हो जाता है यहाँ से। अगला सवाल, IVF-ET में टी का क्या मतलब है? IVF-ET में टी का मतलब ट्रांसफर है। इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो IVF आपको पता होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और ET है एम्ब्रियो ट्रांसफर। आपको टी का पूछा है तो ट्रांसफर हो जाएगा, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ये। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा, जो कि मुंबई में है, ये भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु भट्टी है। तो अप्सरा ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया है और ये प्रथम परमाणु भट्टी है। डॉक्टर भाभा एवं उनके सहयोगी वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर 1955 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है? सबसे नीचे कौन सा नहीं, ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 हैं। पक्षाब, जो सिरो स्टेटस बादल है, ये सबसे नीचे नहीं होता, सबसे ऊपर रहता है। सबसे नीचे तो ये वाले हैं, क्यूमुलस है, स्टेटस है, स्टेटोक्यूमुलस है। जो पक्षाब है बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर हैं, ये छितराई रूप में रेशम की तरह दिखते हैं। और मैं बात करूँ जो हाई लेवल क्लाउड्स की, उसमें आपके सिरस हो जाएगा और सिरो क्यूमुलस है और सिरो स्टेटस है। और सबसे नीचे जो ऑप्शन में दिए गए थे आपकी, ये पक्षाब को छोड़कर स्टेटस है, क्यूमुलस है, क्यूमुलो निम्बस है और स्टेटो क्यूमुलस है, ये सबसे नीचे है। अगला सवाल यहाँ पर, इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संधिपात जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है? तो कौन सा पौधा है ये कुछ या अधिकांश रूप से अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों से करता है या फिर जो संधिपात जीव है उनको फंसाकर उपभोग करके प्राप्त करता है? तो ये पौधा है दोस्तों कैलीफोफोर्निया घटपर्णी पौधा, कैलीफोफोर्निया पिंचर प्लांट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर, प्रतिजैविक का जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक है, ये सेलेमन वाक्समैन को कहा जाता है। सेलमैन वाक्समैन है फादर ऑफ एंटीबायोटिक है। मैं प्रथम एंटीबायोटिक की बात करूँ तो पेनिसिलिन है, ये प्रथम एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अंतिम सवाल, निक्टलोपिया रोग का प्रचलित नाम क्या है? तो निक्टलोपिया जो इंग्लिश में नाम है, हिंदी में से रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से ये होता है रतौंधी। जो आंखों की बीमारी, इस रोग के रोगी हैं, उनको दिन में जो अच्छी तरह से दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त वो नज़दीक की चीज़ें भी
ठीक से नहीं देख सकते हैं। तो ये आपके पार्ट फर्स्ट हैं जो अपन साइंस के प्रीवियस ईयर टोटल 2018 से 2020 तक पूछे गए 500 सवाल कवर कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने 50 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर कर लिए हैं। दोस्तों इस टाइप से कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर अभी जो आपके धुरीना एप्लीकेशन पर एसएससी 10+2 की जो टेस्ट सीरीज है 2020 का, जो लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होगा, 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ, उस पर आधारित यहाँ पर 49 फुल ऑनलाइन टेस्ट रहने वाले हैं। तो अक्षय तृतीया पर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किस प्रकार ज्वाइन करना है, वीडियो लिंक भी अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।